वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन को हमने वन बाय वन डिफरेंट एनिमल्स में, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन या क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर किस तरह का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इनवर्टिब्रेट्स की जब हम बात कर रहे थे तो हमने सबसे सिंपल से स्टार्ट किया और हम कॉम्प्लेक्स की तरफ गए, यानी एवोल्यूशन किस तरह से आती है, किस तरह से चेंजिंग्स आती हैं। हम लोगों ने ये देखा कि हाइड्रा है, हाइड्रा में एक्सक्रीशन किस तरह से है। प्लेनेरिया है, ठीक है, जैसे आपने प्लेनेरिया में देखा कि प्लेनेरिया में फ्लेम सेल्स हैं, यानी प्रोटोनेफ्रीडियम है, सिंपल सा ट्यूबुलर सिस्टम है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन कर रहे हैं। फिर आपने अर्थवर्म की बात की, ठीक है, प्लेनेरिया की बात की, तो अर्थवर्म की भी बात की कि इससे प्लेनेरिया से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो भी ये सिस्टम आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। यानी हाँ, ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अडॉप्टेशंस आई हैं, किस तरह से पहले के जो एनिमल्स थे वो सिंपल थे और सिंपल एनिमल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो मूवमेंट हुई है। तो हम ये कहेंगे कि अर्थवर्म जो थी उसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम था कि प्रोटो से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, यानी उससे थोड़ा सा मॉडिफाइड था, उससे थोड़ा सा इवॉल्व था, और वो कौन सा था, मेटानेफ्रीडियम था, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कॉकरोच की। कॉकरोच के अंदर जो था वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स था, यानी आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स की आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मॉडिफिकेशन आती गई है और एक्सक्रीशन जो है वो यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ सिस्टम जो है वो बनता गया, ठीक है। तो ये तो थे कुछ इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर हमने एक्सक्रीशन को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन वर्टिब्रेट्स के अंदर कि वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह से होती है। आपको पता है वर्टिब्रेट्स जो हैं एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स की निस्बत ये कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। वो ज़रा सिंपल से एनिमल थे, उनके अंदर ऐसा जो है वो ना तो कोई इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ना कोई ऐसा जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसलिए उनके अंदर इस तरह की जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो भी सिंपल हैं। लेकिन वर्टिब्रेट्स की बॉडी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, उनके अंदर प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रॉपर उन्होंने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए उनके अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे पास जितने भी ये फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन है, अच्छा इनके अंदर भी दोनों ही हैं, यानी वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर भी प्रिमिटिव फॉर्म भी है और मॉडिफाइड फॉर्म भी है, मॉडर्न फॉर्म भी है। अब जो प्रिमिटिव फॉर्म है उनके अंदर मेटानेफ्रीडियम है, जैसे आपने पीछे देखा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर के मेटानेफ्रीडियम मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वर्टिब्रेट्स में से जिन वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है उनके अंदर वो वही सिस्टम है जिसको आप मेटानेफ्रीडियम बोल रहे थे, वैसे ही सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम है, इंटरनल ओपनिंग है, उसी तरह से जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न यानी ये कह लो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रिमिटिव के साथ साथ मॉडर्न भी है, जो वेल डेवलप्ड है, जो वेल डेवलप्ड सिस्टम है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, उसमें किडनी आ जाता है, उसमें यूरेटर आ जाता है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है, यूरिथ्रा आ जाता है। तो ये कुछ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलके इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं और जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक है। वर्टिब्रेट्स, मॉडिफाइड वर्टिब्रेट्स या मॉडर्न वर्टिब्रेट्स जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। और सबसे बेसिक बात जो है वो ये है बच्चों कि अभी आप लोगों ने जैसे बात की कि सिंपल से हमने स्टार्ट किया था, हमने इनवर्टिब्रेट्स की बात की थी, तो इनवर्टिब्रेट्स सबके अंदर ट्यूबुलर सिस्टम था, ठीक है। सिंपल सी ट्यूब से आपने कहा सिंपल ट्यूब है, सिंगल है, नो ओपनिंग है, और फिर उससे कॉम्प्लेक्स की तरफ गए। तो अब इसके अंदर ये नहीं है कि टोटल हट के सिस्टम आ गया है कि उनके अंदर सारा ट्यूब का सिस्टम था और इसके अंदर जो है वो टोटली डिफरेंट आ गया है जी, इसके अंदर किडनीज आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है बच्चों, उसी से ही मॉडिफिकेशन आई है, उसी से ही एवोल्यूशन आई है। वो कैसे एवोल्यूशन आई है कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो ट्यूबुलर सिस्टम था इनके अंदर भी वो ट्यूबुलर सिस्टम मौजूद है। यानी ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई ट्यूबुलर सिस्टम नहीं है, इनके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया, बल्कि वो जो इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर स्ट्रक्चर था उसके अंदर मॉडिफिकेशन ज़रूर आई है और उसी मॉडिफिकेशन के नतीजे में इनके अंदर भी ट्यूबुलर सिस्टम मौजूद है, लेकिन वो पिछलों की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और मॉडिफाइड है और उसको हम बोल देते हैं नेफ्रॉन, ठीक हो गया। अब नेफ्रॉन जो है वो मेन यूनिट है, स्ट्रक्चरल भी फंक्शनल भी किडनी के अंदर, यानी किडनी
तो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन इसके अंदर जो असल फंक्शन परफॉर्म करना है, असल किडनी का जो स्ट्रक्चर बना होता है वो नेफ्रॉन से ही बना होता है। और नेफ्रॉन एक्चुअली में इटसेल्फ क्या है, एक ट्यूबुलर सिस्टम ही है, यानी एक ट्यूब ही है एक किस्म की, जिससे मिलके ये किडनीज जो हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन बेसिक है स्ट्रक्चर वो नेफ्रॉन ही है, और वो नेफ्रॉन उन्हीं ट्यूब्स की मॉडिफिकेशन है जो हमने बात की थी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मौजूद हैं, और उसी के अंदर एवोल्यूशन आई है, और एवोल्यूशन के थ्रू हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ह्यूमन के अंदर, यानी ओबियसली अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन की ही है कि ह्यूमन के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले आप लोग अगर नॉर्मल मैकेनिज़्म की बात करो कि ह्यूमंस ने क्या बॉडी से रिमूव करना है, तो जिस तरह से आप एक्सक्रीशन शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हो, बिल्कुल वैसे ही बच्चों कि ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो भी वही बात कि मेटाबॉलिक वेस्ट उन्होंने बॉडी से रिमूव करने हैं। और वो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हैं, यानी जो मेटाबॉलिज्म उनकी बॉडी में हो रहा है उसी मेटाबॉलिज्म को, यानी उसी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि नेसेसरी हैं वो बॉडी रीयूज़ कर रही है, लेकिन जो अननेसेसरी हैं जिनको बॉडी की रिक्वायरमेंट जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है वो बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हीं मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना है, उसी को हम बोल रहे हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है ह्यूमंस की, उनके अंदर अगर एक्सक्रीशन हो रही है तो वो किस फॉर्म में हो रही है। तो ह्यूमंस जो है इनके अंदर वेस्ट बच्चों मोस्टली है यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, मोस्टली भी नहीं बल्कि यूरिया ही है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया को रिमूव करते हैं बॉडी से। जो हमारे पास बहुत ज़्यादा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर जिनको फेस करनी पड़ रही है, जैसे बर्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव करें। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमंस आ जाते हैं, ये यूरिया को बॉडी से रिमूव करते हैं, और ये यूरिया जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से, यानी वही अमोनिया जब अमाइनो एसिड से रिमूव हुआ वही अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हुआ। इसके अलावा क्रिएटिनिन जो है वो हमारे मसल्स के अंदर क्रिएटिन प्रोटीन मौजूद होती है, नेल्स के अंदर होती है। इसी क्रिएटिन प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होती है या मेटाबॉलिज्म होता है तो उसी से क्रिएटिनिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म से भी यूरिया बनता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है, इसके अलावा बिलीरोबिन जो हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन से बनती है प्रोटीन, इससे भी मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वो यूरिया प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं उनके मेटाबोलाइट्स के तौर पर भी यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी यूरिया को बॉडी से रिमूव किया जा रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, तो हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो मोस्टली बच्चों, यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की मेन हेडिंग आपकी बुक में दी गई है, एक टॉपिक दिया गया है। तो अगर आप बात करें ह्यूमंस, ऑब्वियसली अब हम ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं, तो हम बात करते हैं कि हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से मौजूद हैं। ठीक है, अब हम कहेंगे कि हम लोग वाटर को बॉडी से रिमूव कर रहे हैं स्किन के थ्रू। ठीक है, ऐसा होता है ना, हम लोग कहते हैं कि हमारी जो स्किन है वो स्वेट को प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इस स्वेट के दौरान, स्वेट के प्रोडक्शन के दौरान हम अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सीबम की प्रोडक्शन करती है। सीबम बोलते हैं बच्चों कि हमारी स्किन पे जो ऑयल अपीयर होता है, ये एक्चुअली में ऑयल जो है ये सीबम ही होता है। सीबम को ही हम कॉमन लैंग्वेज में ऑयल बोल रहे होते हैं। तो ये जो सीबम की प्रोडक्शन है, सीबम ग्लैंड्स हमारी स्किन के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे स्वेट प्रोडक्शन के लिए स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं हमारी स्किन के अंदर, बिल्कुल इसी तरह सीबम ग्लैंड्स मौजूद हैं, सीबम की प्रोडक्शन करते हैं, और ये हमारी स्किन कर रही है ये सारा काम। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि स्किन जो है वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, लेकिन नहीं बच्चों, स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कहें कि हमारी स्किन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमारा लिवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हमारे किडनीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेकिन इस लिस्ट में से हमने स्किन को रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव कर देना है? क्योंकि स्किन हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। बेशक ये स्वेट भी प्रोड्यूस कर रहा है, बॉडी से वाटर को एक किस्म का रिमूव कर रहा है, बेशक ये सीबम की प्रोडक्शन कर रहा है, यानी उसको भी बॉडी से रिमूव कर रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्यों? अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जब हमारी स्किन स्वेट की प्रोडक्शन कर रही है, सीबम की प्रोडक्शन कर रही है, इनको बॉडी से रिमूव कर रही है, वाटर को बॉडी से रिमूव कर रही है,
तो ये एक्सक्रीशन की कैटेगरी में क्यों नहीं आ रहा? तो बच्चों इसका आंसर ये है हमारे पास कि हमारी स्किन जो स्वेट की प्रोडक्शन करती है ये एक्सक्रीशन नहीं है, बल्कि ये थर्मो रेगुलेशन है। अब थर्मो रेगुलेशन क्या है? हम लोग होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। होम्योस्टेसिस में हमने कहा कि अगर हमने टेम्परेचर को रेगुलेट करना है हमारी बॉडी ने, तो उसको हम बोलेंगे थर्मो रेगुलेशन। तो हमारी बॉडी जो स्वेट की प्रोडक्शन करती है, बॉडी से पानी को रिमूव करी है, तो ये एक्सक्रीशन नहीं है कि वो एक्सक्रीटिव मटेरियल है वाटर, तो उसको बॉडी से रिमूव करिए तो ये एक्सक्रीशन है। नहीं बच्चों, वो वाटर अगर बॉडी से रिमूव होना है तो वो यूरिया के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। उसको रिमूव होने के लिए एज सच अलग से स्किन के लिए ज़रूरी नहीं है कि स्किन वाटर को रिमूव करेगी, बल्कि जो स्किन स्वेट की प्रोडक्शन कर रही है और इस तरीके से जो वाटर एवेपोरेशन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो रहा है, ये एक्सक्रीशन की कैटेगरी में नहीं आता, बल्कि ये थर्मो रेगुलेशन की कैटेगरी में आता है। क्योंकि स्किन ऐसा इसलिए कर रही है ताकि हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। यानी अगर आउटसाइड टेम्परेचर में ऑब्वियसली आप देखें, अगर आप सर्दियों में बैठे हुए हैं तब तो आपको पसीना नहीं आएगा ना। यानी स्वेट कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारे आउटसाइड टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो इस हाई टेम्परेचर को फेस करने के लिए हमारी स्किन के अंदर ये अडॉप्टेशन है कि वो स्वेट की प्रोडक्शन शुरू कर देती है, जिससे हमारी बॉडी से वाटर रिमूव हो रहा है, स्वेट रिमूव हो रहा है, और बदले में हमारी स्किन को कूलिंग टेम्परेचर मिल रहा है, हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, और हमारी बॉडी एक किस्म से हाई टेम्परेचर से बॉडी को रेगुलेट कर रही है, ठीक है। तो ये बात होगी स्वेट की। दूसरी हम बात कर लेते हैं सीबम की, कि सीबम फिर क्यों रिमूव हुआ? क्या वो भी एक्सक्रीशन की कैटेगरी में नहीं आएगा? तो नहीं बच्चों, सीबम जो है वो हमारी स्किन इसलिए रिमूव करती है ताकि उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचा जा सके, यानी उसका अपना फ़ायदा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारी स्किन जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो लिवर है ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कैसे है? क्योंकि असल जो चीज़ हमारी बॉडी से रिमूव होनी है, जिसको हम यूरिया बोलते हैं, वो यूरिया किसने प्रोड्यूस करना है? वो यूरिया एक्चुअली में यूरिया लीवर ने ही प्रोड्यूस करना है। यानी आप लोग पढ़ के आए हो यूरिया साइकिल के बारे में। यूरिया साइकिल क्या है? द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया, ठीक है, इनटू द यूरिया। यूरिया में कन्वर्जन हो जाती है अमोनिया की विद इन लीवर। लीवर के अंदर ऐसा हो रहा है, हमारा जो लीवर है ये काम कर रहा है कि अमोनिया से यूरिया की प्रोडक्शन कर रहा है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू। इन मेटाबॉलिक पाथवेज को हम बोल देते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है। जिसमें हमने स्टेप्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि 1 मॉलिक्यूल होता है अमोनिया का, ठीक है, और सॉरी 1 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर शंटेड, ठीक है। एक साइकिल के अंदर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हुआ है जिसने यूरिया की प्रोडक्शन की है। अब ये जो दोनों अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं ये एट अ टाइम नहीं यूज़ हो रहे, बल्कि पहले क्या करता है, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और इनके साथ ऑर्निथिन जो है वो साइकिल में ऑलरेडी प्रीकर्सर है, वो मिलके सिट्रोलिन बनाते हैं। सिट्रोलिन से फिर आर्जिनिन बनती है, आर्जिनिन से आर्जिनिनोसक्सिनेट बनता है, आर्जिनिनोसक्सिनेट से आर्जिनीज इंजाइम के थ्रू यूरिया प्रोड्यूस होता है, और इस तरीके से दोबारा से आर्जिनिन से ऑर्निथिन प्रोड्यूस हो जाता है ताकि वो नेक्स्ट आने वाले अमोनिया से दोबारा से मिल सके और नेक्स्ट यूरिया का मॉलिक्यूल जो है वो बना सके। ठीक हो गया बच्चों? तो ये हमारे पास जिसको हम बात करते हैं यूरिया साइकिल की, ये जो यूरिया साइकिल है जिसके दौरान अमोनिया ने कन्वर्ट होना है यूरिया के अंदर, यानी ये जो स्टेप्स है हमारे पास, इन स्टेप्स को हम सिट्रोलिन साइकिल भी बोल देते हैं, आर्जिनिन साइकिल भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि सिट्रोलिन की प्रोडक्शन भी हो रही है, आर्जिनिन की प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन एज सच हम इनको ऑर्निथिन साइकिल या आर्जिनिन साइकिल नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्चुअली में ये यूरिया साइकिल्स के सब स्टेप्स हैं। यानी यूरिया साइकिल इन स्टेप्स पे मुश्तमिल है। यूरिया साइकिल में सबसे पहले ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये प्रोडक्ट्स फाइनली यूरिया की प्रोडक्शन जो है वो कर देते हैं। ठीक है, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ये तीनों चीज़ें मिलके और साइकिल के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ऑर्निथिन, वो भी इनके साथ मिलता है और यूरिया का 1 मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास यूरिया साइकिल है। ये यूरिया साइकिल आपको पता है कहाँ पे हो रहा है? लिवर में हो रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिवर जो है वो भी हमारे पास एक बेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी हमारे पास मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और इसके अलावा हमने बात की कि लंग्स है हमारे,
किडनीज़ हैं हमारे जो कि एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, और किडनीज़ जो हैं ये भी हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है कि मेजर होम्योस्टैटिक फंक्शंस ऑफ द लीवर। ठीक है, कि हमारा लीवर जो है वो क्या क्या फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहा है, और वो कैसे होम्योस्टेसिस में हेल्प करे, यानी होम्योस्टेसिस के हिसाब से। वैसे तो आपको पता है लीवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन लीवर जो है वो होम्योस्टेसिस के हिसाब से क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो इस टेबल के अंदर आपके डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड पे फंक्शंस दिए हुए हैं लीवर के। ठीक है, आप देख सकते हो कि फंक्शंस जो हैं वो लीवर के क्या क्या हैं वो लिखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट आपको उसके सामने दिया हुआ है कॉलम में कि मेजर इफ़ेक्ट्स ऑन होम्योस्टेसिस, यानी लीवर ये वाले जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ये वाले हमारे जो फंक्शंस हैं ये होम्योस्टेसिस में कैसे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये लीवर के फंक्शंस डिस्कस करेंगे।